पार्टनरशिप की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं हम? व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन में change in PSR. So what issues are faced? Number one, calculation of new ratios, gaining ratio, sacrificing ratio, done. Second, accounting for goodwill. Goodwill is the compensation given by the gaining partner to the sacrificing partner, done. Issue number three, one of the most important issues, because इसमें आधे से ज्यादा ना implied adjustments होती है. Implied adjustments को hidden adjustments भी बोला जाता है. Hidden adjustments मतलब इसके बारे में explicitly मतलब अलग से कुछ बोला जाए या ना बोला जाए, आपको इसके रूल्स पता होना चाहिए और वो फॉलो होंगे, वरना नॉर्मली क्वेश्चन में बताएंगे आपको कि ये करना है तो आप वो करोगे, लेकिन ये वो एडजस्टमेंट है जिनके बारे में अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या करना होगा, ये उस कैटेगरी में आता है. तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट. जैसे हमने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करा था, ट्रायल बैलेंस के अंदर आता था 8% बैंक लोन, नीचे कुछ लिखा हो या ना लिखा हो वो अपने आप में एक एडजस्टमेंट होती थी. वैसे ही ये आइटम्स हैं कुछ, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. बैलेंस शीट में क्या था? बैलेंस शीट में एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, सैंपल दिखाता हूं बैलेंस शीट का कि कैसी बैलेंस शीट हो सकती है. आपके सामने नॉर्मली ऐसी बैलेंस शीट आएगी, स्क्रीन पे विजिबल है बैलेंस शीट? यस. अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आता है कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट बैलेंसेस, कुछ नहीं, वो तो उनके बैलेंसेस हैं. बैलेंस शीट में हो सकता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हों. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? अगर बैलेंस शीट में आ रहे हैं P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब फर्म ने कुछ प्रॉफिट्स कमाए थे जो अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, तभी बैलेंस शीट में उसका बैलेंस आ सकता है. यस और नो? क्योंकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते तो वो पार्टनर्स को मिल चुके होते, तो वो उनके कैपिटल में मर्ज हो चुके होते. लेकिन अगर बैलेंस शीट में अलग से रिजर्व आ रहा है या बैलेंस आ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व. आपने अपने प्रॉफिट्स में से कुछ रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, वो प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स में बढ़ जाने चाहिए थे आपने बांटे नहीं, आपने कहा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ जरूरत पड़े. कंटिंजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व एक ही बात होती है, डिफरेंट नेम्स. कंटिंजेंसी, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स मे और मे नॉट अराइज. तो आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है मुझे आगे आने वाले टाइम में कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए, बट अगेन वो रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, क्रिएट कहां से होता है? प्रॉफिट में से. जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए थे, डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने रिजर्व्स क्रिएट करे, अच्छी बात है. हो सकता है कोई और स्पेसिफिक रिजर्व्स हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ऐसे कुछ हो सकता है रिजर्व्स पड़े हुए हों एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही हो सकता है कि एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो. हमने गुडविल में पढ़ा था, तो ये सब टर्म्स तो हमें अभी क्लियर है अच्छे से कि एसेट साइड पे कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई फिक्टिशियस एसेट हो सकता है जो अभी पूरा राइट ऑफ ना हुआ हो. तो ये एडजस्टमेंट हमें ये सिखाएगी कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ऐसे कुछ रिजर्व्स या फिक्टिशियस एसेट्स पड़े हैं तो उनका क्या करेंगे. करेक्ट, क्या करेंगे मतलब उनका कुछ करना ही क्यों है. कह रहे A, B, C were partners sharing profits in the ratio 3:2:1. अब now we have decided to share the profits equally. आगे बढ़ेंगे तो अगर 1 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो आगे तो जो भी प्रॉफिट और लॉसेस शेयर होंगे न्यू रेशियो में ही होंगे. यस और नो? बट ये जो पड़े हुए हैं प्रॉफिट्स, ये पास्ट एफर्ट्स के हैं या आगे जाके मेहनत होगी उसके हैं? ये तो आप पहले कमा चुके हो, ये तो पास्ट एफर्ट्स के हैं, और पहले तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था. तो अगर वो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो जिसका शेयर कम हो गया उसका तो नुकसान है. अब मेरा शेयर था 3:1, तो मेरे को 3/6 मिल रहा था. वो रिजर्व ना क्रिएट करा होता
तो प्रॉफिट्स जब डिस्ट्रीब्यूट होते तो मुझे तो 3/6 मिलते हैं। अब रेशियो चेंज हो गया, 1:1:1 हो गया, 1/3 हो गया। पहले मुझे 1/2 50% मिल रहे थे, अब 33% मिलेंगे। जबकि ये कौन से प्रॉफिट्स हैं जो हम एफर्ट्स पहले ही कर चुके हैं। अगर बैलेंस शीट में कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, वो कहां से क्रिएट हुए होंगे? पास्ट एफर्ट से। ऐसे ही जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जो अगर हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिए तो आगे जाने वाले टाइम में डिफरेंट रेशियो में राइट ऑफ होंगे, डिफरेंट रेशियो में बेयर करेंगे लॉसेस। तो जिसका शेयर कम हो गया उसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले उसको ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ता अगर पहले राइट ऑफ हो जाता। तो द पॉइंट इज कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और ऐसे कुछ रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, इनको ओल्ड रेशियो में एडजस्ट कर दो। कोई प्रॉफिट्स पड़े हैं, रिजर्व्स पड़े हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स का ही पैसा है। कोई लॉसेस हैं तो उनको राइट ऑफ कर दो, वो पार्टनर्स को ही बेयर करने चाहिए थे। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपके पास कुछ रिजर्व पड़ा हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, पहले उस रिजर्व को खत्म कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। इट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, वो फेयर ट्रीटमेंट होगी। क्योंकि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, कैरी फॉरवर्ड करा नई फर्म में, न्यू एग्रीमेंट, न्यू फर्म, तो आगे जाके तो न्यू रेशियो में होंगे जो भी चीजें होंगी। तो कुछ पार्टनर का तो बैठे बैठे नुकसान हो गया और कुछ पार्टनर्स का बैठे बैठे फायदा हो गया। पार्टनरशिप का रूल है, नो पार्टनर शुड बी एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिकॉन्स्टिट्यूशन। आगे मेहनत करेंगे, जो कमाएंगे वो न्यू रेशियो में होगा, क्योंकि उसके लिए तो मैंने कॉम्पेंसेशन दी है ना, गुडविल, मैंने वो परचेज करा है। लेकिन ये जो पास्ट प्रॉफिट्स है, आपने पास्ट प्रॉफिट्स परचेज करे हैं या फ्यूचर प्रॉफिट्स? आपने तो फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करे हैं ना, तो पास्ट प्रॉफिट्स भी आपको मिलेंगे क्या? पास्ट प्रॉफिट्स तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे ही जिसका रेशियो बढ़ रहा है वो कह रहा है कि भाई साहब ये जरा लॉसेस भी पुराने जो पड़े हैं इनको भी राइट ऑफ किया जाए। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। वो बहुत सिंपल सी ट्रीटमेंट है कि, बट ये पता होना चाहिए ना कि किस किस पे अप्लाई होती है, कि जनरल रिजर्व पे क्या ट्रीटमेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट है, आईएफआर की क्या ट्रीटमेंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स की क्या ट्रीटमेंट है। लॉजिक यही है कि अगर कुछ पुराने प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, वो पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में, प्रॉफिट्स है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लॉसेस हैं तो बेयर कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी इंपॉर्टेंट है? क्यों? गुडविल कॉम्पेंसेशन इज इन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, existing goodwill will be written off in the old ratio, treatment of these reserves will be in the old ratio, आगे आने वाले टाइम में जो भी प्रॉफिट जनरेट होंगे they will be distributed in the new ratio। अब ये क्या कोई याद करने वाली बात है? नो, ये तो लॉजिकल सी बात है। गुडविल इज द कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसीलिए वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बात होती है। ये पास्ट प्रॉफिट्स हैं, पास्ट लॉसेस हैं, पास्ट, इसीलिए पास्ट रेशियो ओल्ड रेशियो में एडजस्टमेंट होगी। तो लॉजिक के साथ चलेंगे तो दिमाग पे जोर नहीं रहेगा, वरना सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में, कौन सी ओल्ड में, कौन सी न्यू में। कह रहे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सिंपल सी बात है, लॉजिक पकड़ के चलना तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम कौन सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो रिजर्व्स मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, अभी हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। बट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ रहे होते हैं, वो होते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। रिजर्व जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स भी हो सकते हैं। एसेट साइड पे जो आ रहे होते हैं वो होते हैं अक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल बैलेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंसेस, वो रिजर्व्स नहीं होते, वो इस एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं है। ऐसे ही आपके जो बाकी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट, करंट एसेट्स, वो इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे हम क्या कवर कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स, accumulated profits and accumulated losses। ठीक, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब जैसे बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, ये सब नॉर्मल रूटीन लायबिलिटीज हैं, क्या वो इस एडजस्टमेंट के अंदर आएंगी? नो, वो कोई रिजर्व्स नहीं है, वो कोई रिजर्व्स नहीं है, वो नॉर्मल रूटीन लायबिलिटीज हैं, उनकी अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिजर्व होता है, वो बिल्कुल अलग आइटम है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बिल्कुल अलग आइटम है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काटा हुआ है जो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, जब आप रिटायर होंगे तो आपको मिल जाएगा।
वो कंपनी की एक लाइबिलिटी है, वो कोई रिजर्व नहीं है। आपके सैलरी से पैसे काटे हैं, गवर्नमेंट अकाउंट को पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं। तो प्रोविडेंट फंड इज अ नॉर्मल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, इट इज नॉट अ रिजर्व। तो रिजर्व्स क्या क्या हैं? P&L क्रेडिट बैलेंस, accumulated profit, general reserve, contingency reserve, reserve fund, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, ये सब रिजर्व्स और accumulated profits के कुछ एग्जांपल्स हैं। accumulated losses, deferred revenue expenditure, advertisement suspense, P&L account debit balance, ये सब एसेट साइड पे आ रहे होंगे। ये accumulated losses और fictitious assets के एग्जांपल। तो चलो अब ट्रीटमेंट आराम से एक एक आइटम करके डिस्कस करते हैं। बट मैंने आपको पूरी ट्रीटमेंट क्या होने वाली है वो बता दी है, होना वही है। अब आराम आराम से समझेंगे कि क्या जर्नल एंट्री पास होगी, कैसे हमें पता चलेगा कब क्या करना है। इजी है, इजी रहने देंगे, बट इंपॉर्टेंस की कोई कमी नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, ध्यान से देखेंगे। चलो, accounting of reserves, accumulated profits and losses. I repeat, one of the most important adjustment of entire reconstitution. If at the time of change in PSR, reserves, accumulated profits and losses exist in the books of the firm, मतलब बैलेंस शीट में अपेयर कर रहे होंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ है। और अगर पैराग्राफ फॉर्म में है तो वो खुद आइटम वाइज बता देगा, इतना मेरे पास जनरल रिजर्व है, इतना ये रिजर्व है, इतना वो रिजर्व है। अगर पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो ही ये ट्रीटमेंट, तो ही ये एडजस्टमेंट बनती है। They are transferred to partners capital accounts if the capitals are fluctuating and current accounts if the capitals are fixed. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये सारी जो भी रिजर्व्स है सब डिस्ट्रीब्यूशन करंट अकाउंट के थ्रू होगी। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल के थ्रू। कुछ मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी। बट द पॉइंट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ratio. Why are the reserves distributed in the old profit sharing ratio? Because these reserves, accumulated profits and losses as on the date of change in PSR were earned before the profit sharing ratio change. ये पुरानी टाइम से रेफर करते हैं। तो अगर बैलेंस शीट डेट पे आपके पास कुछ रिजर्व पड़ा हुआ है तो वो रिजर्व आपने पास्ट प्रॉफिट से क्रिएट किया होगा। कोई accumulated losses हैं तो वो पास्ट पीरियड से रिलेट करते हैं, इसीलिए इनकी जो भी एडजस्टमेंट होगी किस रेशियो में हो जाएगी? ओल्ड रेशियो में। कोई डाउट? क्या होगी? अब रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके पास कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, पार्टनर्स में बांट दो। तो पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है या पार्टनर से पैसे ले रहे हैं? पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, तो जब पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इंक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड और क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। तो पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है। क्या हो रहा है? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपका रिजर्व नेचर ऑफ अकाउंट लायबिलिटीज में आता है, तो रिजर्व कम हो रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड। तो जर्नल एंट्री क्या हुई? अगर आप जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। आप P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जब भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि रिजर्व खत्म, और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है। कोई डाउट? ऐसे ही अगर लॉसेस राइट ऑफ हो रहे हो तो आप पुराने कोई लॉसेस बेयर कर रहे हो, पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा। तो अगर पार्टनर लॉसेस बेयर करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? उसकी कैपिटल में से उतने पैसे काट लेंगे, कैपिटल कम हो जाएगी। डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड। तो वो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू जो भी आप लॉस राइट ऑफ कर रहे हो। जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल भी राइट ऑफ करते थे, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। यहाँ पे क्या राइट ऑफ कर रहे हो? अक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू द रिस्पेक्टिव लॉस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से आ रहा होगा, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस के नाम से आ रहा होगा, व्हाटएवर मे बी द नेम, these accumulated losses will be appearing on the asset side of the balance sheet. Okay, आप कुछ पूछ रहे थे?
आपके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, आपके पास ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं। आपको कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अलग से अपेयर कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा है, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट बैलेंस ये लायबिलिटी साइड पे आ रहा है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। मैं कह रहा हूं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन उसका क्या करेंगे? वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो जब हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया था, तो एंट्री क्या होती थी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी। अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, तो जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर पीएनएल अकाउंट के नाम से, तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी। वो प्रॉफिट्स खत्म, पार्टनर्स को मिल गए, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। कोई भी डाउट? तो चलो, दो चीजें हैं, या तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होंगे या अक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। तो क्या एंट्री है? अगर रिजर्व्स है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, तो जो भी रिजर्व जिस भी नाम से है, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डेबिटेड। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके स्पेसिफिक केसेस अब अभी करेंगे हम। ये सब क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बड़े ही मजेदार रिजर्व हैं ये, स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। इनके सब केसेस हो सकते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट करे जाएंगे। अभी सारे केसेस हम कवर कर लें, बट द पॉइंट इज कि अगर इनके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, बस बैलेंस शीट में रिजर्व के नाम से आ रहा है और कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये फ्री हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व्स डेबिटेड बाय व्हाटएवर नेम दे अपीयर इन द बैलेंस शीट, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस डेबिटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड। ये सब डेबिट क्यों हो रहे हैं? ये सब डेबिट क्यों हो रहे हैं? रिजर्व्स कम हो रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ना हम उनको। और पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिट, और ये क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। लॉजिक समझ आ गया डेबिट क्रेडिट का? लॉसेस में इसका ऑपोजिट है। लॉसेस में पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं? उनके लॉस है, वो पार्टनर बेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी थे वो लॉसेस राइट ऑफ हो रहे हैं। डिक्रीज इन लॉसेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? नो सर। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जितने भी रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये पुराने हैं। अगर पहले एडजस्ट कर दिए गए होते तो ओल्ड रेशियो में ही होते। अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, तो अगर किसी का शेयर बढ़ गया प्रॉफिट शेयर, उसने फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करे हैं, पुराने प्रॉफिट्स पे उसका कोई हक नहीं है। तो एक फेयर अकाउंटिंग कहती है कि अगर कोई पुराना रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई पुराने प्रॉफिट्स हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ऐसे अगर कोई लॉसेस हैं तो उसको बेयर करो, उसको राइट ऑफ करो। ये सब किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। बी केयरफुल, ये सब एडजस्टमेंट्स कौन से रेशियो में हो रही हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी डाउट? इजी है, मजा आएगा। अब एक एक करके हम सारी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू आपको मिल गया है पूरा क्या होने वाला है, अब आगे बढ़ेंगे।